मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये हमारी ये 5th सेम की ऑनलाइन क्लासेस हैं। तो आज हम अपने पहले चैप्टर से शुरुआत करेंगे। हमारा जो पहला चैप्टर है वो है आर्थिक भूगोल की प्रकृति एवं क्षेत्र, नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इस चैप्टर में हम यही देखेंगे कि आर्थिक भूगोल होता क्या है, उसका मतलब क्या है, उसकी शाखाएं कौन कौन सी हैं, किस किस क्रिया को हम आर्थिक भूगोल के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। तो अभी सबसे पहले हम जाएंगे आर्थिक भूगोल के अर्थ पर। तो आर्थिक भूगोल के अंतर्गत मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं के वितरण तथा प्राकृतिक परिस्थितियों के साथ उनके संबंधों का अध्ययन किया जाता है। क्या मतलब है इन लाइन्स का, क्योंकि जो हमारी आर्थिक क्रियाएं हैं वो कहाँ कहाँ पर होती हैं और उनका जो हमारी प्राकृतिक परिस्थितियाँ हैं, चाहे तापमान है, चाहे भूमि है, चाहे वर्षा हो रही है, इन सभी प्राकृतिक परिस्थितियों के साथ इन आर्थिक क्रियाओं का क्या संबंध है। मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत हम उनके उत्पादन की भी किस तरीके से हम चीज़ों को उत्पादित करते हैं, वितरण किस तरीके से चीज़ें अलग अलग जगह पर वितरित हैं, उपभोग कौन कौन लोग किन किन चीज़ों का किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, और विनिमय होता है आपका व्यापार कि भी किस तरह से चीज़ों का आदान प्रदान होता है। ये सभी चीज़ें हमारी आर्थिक क्रियाओं में सम्मिलित होती हैं। आगे हम देखेंगे आर्थिक भूगोल की परिभाषा क्या है। तो सबसे पहले G.F. जोन्स के अनुसार आर्थिक भूगोल मानव के उत्पादन उद्यमों, देखो हर जगह पर उत्पादन, वितरण और वातावरण, इन तीनों वर्ड्स का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। तो जो हमारा जितना भी जो आर्थिक भूगोल है वो इन्हीं चीज़ों पर निर्भर करता है कि भी जो मानव है वो उत्पादन किस तरीके से करता है, वो चीज़ें कहाँ कहाँ पर बटी हुई हैं और उनका उस वातावरण के साथ, प्राकृतिक परिस्थितियों के साथ क्या संबंध है। इन सभी चीज़ों को हम आर्थिक भूगोल कहते हैं। ऐसे ही खंडीकरण के ने अपनी परिभाषा दी, उन सब प्रकार के भौतिक संसाधनों, क्रियाओं तथा मानव शक्तियों का वर्णन आर्थिक भूगोल की सीमा के अंतर्गत आता है। फिर से वही चीज़ हो रही है कि भी उन सब प्रकार के भौतिक संसाधन जो हम प्रकृति में इस्तेमाल करते हैं, उनकी क्रियाओं और मानव शक्तियों का जो मिला जुला रूप हमारे सामने उभर कर आता है, वो सारी की सारी हमारी आर्थिक क्रियाएं हैं। आगे चलते हैं, हम यहाँ पे देखेंगे आर्थिक भूगोल का क्षेत्र क्या क्या है। ठीक है, तो आर्थिक भूगोल के अंतर्गत होता क्या है कि जो मनुष्य है वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करता है। हमारी 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं, भोजन, आवास और वस्त्र। ये तीनों ही चीज़ें हमें जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं तभी प्राप्त होती है। तो हम किस प्रकार से इन संसाधनों का उपयोग करते हैं वो हमारी आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे जो आर्थिक भूगोल है वो मेनली इन 5 प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करता है। सबसे पहले आर्थिक क्रियाएं किस प्रकार की जाती हैं, फिर कहाँ पर की जाती हैं, कौन कौन सी जगह पर आर्थिक क्रियाएं हमारी की जाती हैं, क्यों करते हैं हम आर्थिक जो क्रियाएं हैं किस लिए करते हैं, क्या रीज़न है, क्या कारण है, फिर कब करते हैं। यहाँ पर हम समय के संदर्भ में इन चीज़ों को देखेंगे और कैसे करते हैं। हर आर्थिक क्रिया को करने का अपना अपना तरीका होता है। जैसे हम खेती कर रहे हैं, खेती अलग तरीके से होती है। अगर हम उद्योग धंधे चला रहे हैं वो अलग तरीके से होता है। अगर हम मत्स्य पालन कर रहे हैं वो अलग तरीके से होता है। तो जो हमारे आर्थिक भूगोल का क्षेत्र है वो मेनली हमारी इन्हीं 5 प्रश्नों पर निर्भर करता है। उसके बाद जो आर्थिक भूगोल के क्षेत्र हैं, अब आप ये देखो यहाँ पे है कृषि, पशुपालन, मत्स्य ग्रहण, लकड़ी काटना। जब हम खेती करते हैं, ज़मीन में फसलों को उगाते हैं तो उसको हम कृषि कहते हैं। जब हम पशुओं को पालते हैं और उनसे दूध और दूध से बने पदार्थ प्राप्त करते हैं
तो वो हमारा पशुपालन हो जाता है। मत्स्य ग्रहण ये हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक नेचुरल जो प्राकृतिक जो हमारे जलाशय हैं उनसे हम मछली ले सकते हैं, या फिर हम खुद मछली पाल सकते हैं। फिर है लकड़ी काटना। लकड़ी काटने में हमारा जंगलों में जाकर हम अलग अलग उद्देश्य की पूर्ति के लिए लकड़ी काटते हैं। तो ये सारी की सारी हमारी आर्थिक क्रियाएं हैं, कृषि, पशुपालन, मत्स्य ग्रहण, लकड़ी काटना। इसके बाद जैसे खाने खोदना, जितने भी हमारे खनिज तत्व हमें मिलते हैं वो हमें धरती के नीचे जो चीज़ें दबी हुई हैं उनसे मिलते हैं। अब वो चीज़ें हमें मिलती कैसे हैं, जब हम उनको खोद कर निकालते हैं। तो ये प्रोसेस जो है वो हमारा माइनिंग कहलाता है, खान खोदना कहलाता है। फिर है वस्तु निर्माण। देखो ये जो इससे पहले जितने भी ये हमारे थे, ये सारे के सारे हमारे प्राथमिक क्रियाएं थी, जिनमें हम प्राकृतिक संसाधनों का सीधा दोहन करते थे। अब खाने खोदना है, ये भी हमारी प्राथमिक क्रियाएं हैं। वस्तु निर्माण उद्योग हमारी द्वितीय क्रियाओं के अंदर आ जाता है। जब हम उस प्राथमिक क्रिया से प्राप्त हुए माल को अपने यूज़ में बदलने के लिए, इस्तेमाल में बदलने के लिए उसको उद्योगों में हम भेजते हैं। तो यहाँ पर वस्तु निर्माण उद्योग आपकी द्वितीय क्रिया भी आ जाती है। ठीक है। फिर उसके बाद है व्यापार। व्यापार क्या है कि भाई जैसे हम वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं। हमने एक चीज़ ली, हमने सपोज हमने गेहूँ खरीद के हमने वो पैसा हमने किसान को दिया। अब किसान उस पैसे से अपने जो खेत में जो काम आने वाली मशीनें हैं उनका इस्तेमाल करता है, तो वो हमारा एक व्यापार हो गया। जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत थी वो मैंने खरीदी, जिस चीज़ की ज़रूरत किसान को थी उसने किसान ने खरीदी, जिस चीज़ की ज़रूरत एक उद्योग धंधा चलाने वाला है उसने खरीदी। तो ये सारा का सारा हमारा व्यापार आ जाता है, जहाँ पर वस्तुओं का आदान प्रदान होता है। फिर है परिवहन। परिवहन हमारे हर रूप में काम आता है। अगर हम एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं तो वहाँ पर हमें परिवहन की ज़रूरत पड़ती है। आर्थिक क्रियाओं में परिवहन का क्या महत्व है। जब हम कच्चा माल उगाते हैं, चाहे हमने खेती की, चाहे हमने खाने खोदी, चाहे हमने मछली पालन किया, चाहे हमने लकड़ी काटी, इस कच्चे माल को उद्योगों तक ले जाने के लिए हमें इन परिवहन के साधनों की ज़रूरत पड़ेगी। जब उद्योग धंधे इस माल को बना देते हैं तो उस माल को बाजार तक पहुंचाने के लिए हमें परिवहन के साधनों की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारे के सारे हमारे आर्थिक भूगोल के